हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों के आयनन एंथैल्पी को लेकर। आयनन एंथैल्पी को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आज की इस वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के आयनन ऊर्जा की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आयनन ऊर्जा को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी को परिभाषित करते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक परमाणु का फिगर दिखाया गया है। यह परमाणु का बीच वाला हिस्सा जिसको आप नाभिक कहते हैं। नाभिक का आवेश धनावेश होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया गया है ब्लैक डॉट से, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। और इन विपरीत आवेश के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, और इस आकर्षण द्वारा यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़ा हुआ है और इस कोश में रहते हुए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यदि हम परमाणु को ऊर्जा दें तो क्या होगा कि यह इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, यह ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, और ऊर्जा को अवशोषित करके यह परमाणु को छोड़ के जा भी सकता है। तो हमने इसको इतनी ऊर्जा दे दी है जो इस आकर्षण बल से ज़्यादा है, तो यह आकर्षण बल की विपरीत गति करके परमाणु से बाहर चला गया। दोस्तों, परमाणु से बाहर जाने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतनी दूर जा चुका है कि नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण शून्य हो चुका है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अनंत पर पहुंच गया है। बात क्लियर है? तो बिना ऊर्जा दिए यह इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। जब हमने ऊर्जा दिया तभी यह इस आकर्षण बल की विपरीत गति कर पाया है। जितनी ऊर्जा देने पर यह प्रक्रिया हुई है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा देने पर यह इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, इसी ऊर्जा के मान को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। और यहाँ पर हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी को बाहर करना सबसे आसान है, और साथ में हम लोग विलगित परमाणु को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर इसके आसपास अन्य परमाणु होंगे तो वह इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। विलगित परमाणु में होता है आइसोलेटेड एटम, मतलब हमने एक अकेले परमाणु को लिया है जो कि गैसीय अवस्था में था, और अकेला परमाणु गैसीय अवस्था में होता है, ये आप जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी को लेकर परिवर्तन क्या होता है। स्पेशली हम लोग बात करेंगे आवर्त में। तो जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब इधर की तरफ हम गति करेंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ये आगे अभी वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। यहाँ पर जो S ब्लॉक के तत्व हैं, देखिए यहाँ पर S ब्लॉक लिखा गया है जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। तो S ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 से 18 तक के वर्ग को हम P ब्लॉक कहते हैं। तो यानी कि P ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक हो जाएगा, और D ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान बीच में होगा। मतलब D ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो S ब्लॉक के तत्वों से तो अधिक होती है, लेकिन P ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के मध्यवर्ती होती है, अर्थात बीच की होती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है।
दूसरे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि किसी संक्रमण श्रेणी में आयनन एंथैल्पी के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग 11th के बेसिस पे समझें तो मैंने आपको बताया कि किसी भी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ेंगे। तो यदि डी ब्लॉक में भी हम बाएं से दाएं जाएं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं किसी संक्रमण श्रेणी में आयनन एंथैल्पी के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। परंतु संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि कम तथा अनियमित होती है। यहाँ पर कम का अर्थ है असंक्रमण तत्वों की अपेक्षा कम। यानी जब पी ब्लॉक में हम आगे जाते हैं या एस ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आयनन एंथैल्पी के मान में परिवर्तन अधिक देखने को मिलता है, जबकि संक्रमण तत्वों में ये परिवर्तन कम देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर कई बार घटता हुआ क्रम दिखेगा आपको। बात थोड़ा और क्लियर करते हैं हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी को देखकर। तो देखिए यहाँ पर हमने 3D सीरीज को दिखाया है। तो इधर की तरफ जब हम चल रहे हैं इसी को हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं चल रहे हैं, और बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आप देखें यहाँ पे 631 किलो जूल पर मोल जो आयनन एंथैल्पी है, और यहाँ पे 658 हो गया, 656 हो गया है, मतलब थोड़ा बढ़ा है। ऐसे ही थोड़ा और आगे जाएं, यहाँ पे अपवाद है, इसी को हमने यहाँ पर अनियमित नाम दिया है। यहाँ पे अनियमितता देखी जा रही है, फिर आगे देखें तो ये बढ़ रहा है। तो आयनन एंथैल्पी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये जो मान है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि संक्रमण तत्वों में आयनन एंथैल्पी की वृद्धि कम होती है तथा अनियमित होती है। अनियमित में देखें यहाँ पर अचानक में कम हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे घट गया है, तो इसी को कहते हैं अनियमितता देखने को मिलती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मान की जो वृद्धि है वो कम क्यों है असंक्रमण तत्वों की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी से दो तत्वों का उदाहरण लिया है। एक है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और एक है आयरन जिसका परमाणु क्रमांक 26 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने नीचे लिखा है। अब यदि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम चर्चा करें तो देखिए आप 4s जो बाह्यतम कोष है वो पहले है और 3D को बाद में लिखा गया है। तो इसको सीरियल वाइज यदि हम लिखें, कोष वाइज लिखें, तो देखिए 1s मीन्स पहला कोष, 2s 2p को एक साथ कर दिए हैं, 3s 3p और 3D को साथ में करके 4s को बाद में कर दिए हैं। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हमने 3d6 को पहले लिख लिया है, 4s2 को बाद में लिख लिया है। बात क्लियर है। अब यदि इन दोनों परमाणुओं में हम देखें तो इतने दूर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। अब यदि इन दोनों परमाणुओं की संरचना हम बनाएं तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया नाभिक, और नाभिक में 21 प्रोटॉन हैं। और इसके बाद हमने कोष कितने बनाए, एक, और ये 2 का मिस दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष, यानी कि 1 2 3 और 4 यहाँ पे कोष बनाए हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम बनाएंगे तो नाभिक में प्रोटॉन हो जाएंगे 26 और ये 4 कोष हो गए। और यहाँ पे 3D जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हमने दिखाया है और साथ में 4s2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाया है। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे 3d6 को दिखाया गया है आपको रेड डॉट से, और 4s2 को आपको यहाँ पे दिखाया गया है ब्लू डॉट से। यानी बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाह्यतम कोष से अंदर वाले कोष के डी कोष के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेड डॉट से आपको दिखाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 3D सीरीज में या प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का अर्थ है कि नाभिक का धनावेश बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे नाभिक का आवेश 21 प्लस होगा तो यहाँ पे 26 प्लस हो जाएगा, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। और नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है।
नाभिक में जो आवेश बढ़ रहा है, इसको हम नाभिकीय आवेश जो बढ़ रहा है, इससे इस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बढ़ रहा है, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। और जो 3D उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इससे बढ़ेगा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव मीन्स एक ऐसी घटना कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के इस इलेक्ट्रॉन पे जितना आकर्षण लग रहा है उसके मान को थोड़ा घटा देंगे। इस घटना को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं यहाँ पर। नाभिकीय आवेश जब हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ा तो नाभिकीय आवेश बढ़ा, और साथ में N-1d उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, अर्थात परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ा। और इन दोनों कारकों में जो नाभिकीय आवेश है वो अधिक प्रभावी है। इस वजह से परमाणु त्रिज्या जो है थोड़ी घट जाएगी और इलेक्ट्रॉनों पे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाएगा। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाएगा। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। आप जानते हैं यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा हुआ है तो अधिक ऊर्जा लगेगी निकालने में। तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बढ़ गया है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना कि असंक्रमण तत्वों में बढ़ता है। और इसका कारण क्या है कि जो N-d उपकोश के इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक के आकर्षण को कुछ घटा भी दिए हैं परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो इसलिए जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो बढ़ा तो है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव के कारण ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। यदि आप सोचो कि यहाँ पे N-1d उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ी होती तो क्या होता, तो जितना नाभिकीय आवेश बढ़ता उतना ही ज़्यादा आकर्षण भी बढ़ता। यहाँ पे आकर्षण बढ़ तो रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव आकर्षण को थोड़ा कम कर दे रहा है। बात क्लियर है? तो चलिए इसको लिखते हैं। किसी संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है तथा N-1d उपकोश में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं जो बाह्यतम कोश को परिरक्षित करते हैं। इससे इनमें से नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी तो होता है, परंतु फिर भी थोड़ा काम तो करेगा आपका ये परिरक्षण प्रभाव। या जो N-1d उपकोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने परिरक्षण प्रभाव से थोड़ा तो नाभिकीय आकर्षण को घटाएंगे ही। इस कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। अब यदि बात करें हम लोग संक्रमण तत्वों में जिंक की, कैडमियम की और मरकरी की, तो इनकी आयनन एंथैल्पी असामान्य रूप से अधिक होती है। इसका कारण है इनका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें से यदि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है जिसको आप कहते हैं आपबाउ नियम से, और बाद में हमने कोष वाइज इसको अरेंज कर लिया है। आप देख रहे हैं कि जो 4s2 है और 3d10 है, यानी कि जो संयोजी कोष के उपकोष हैं वो पूर्ण भरित अवस्था में हैं, और पूर्ण भरित अवस्था में होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी है। और यदि अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अस्थायित्व है या परमाणु का जो अस्थायित्व है वो घटने वाला है, और कोई परमाणु आसानी से अपने अस्थायित्व को खोना नहीं चाहता है। तो इस वजह से यदि जिंक से हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसलिए ऐसी ही कंडीशन आपको कैडमियम और मरकरी में भी देखने को मिलेगी। तो इन अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी की आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये थी आज की वीडियो। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए